जाते हैं। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार और दर्जाधारियों के दायित्व देने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सीएम धामी से एबीपी गंगा ने खास बातचीत की है, जिसमें सीएम ने कहा कि मौजूदा टीम अच्छा काम कर रही है और इसलिए समय आने पर मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा। धामी सरकार के करीब 5 महीने पूरे हो गए हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। सर, अब तो ये डिमांड उठने लगी है कि धामी जी 8 प्लेयर के साथ खेल रहे हैं, 3 की ज़रूरत है अभी टीम 11 में। चलिए, देखिए, ऐसा है कि सब चीज़ें इंतज़ार करते रहिए, सब अच्छा होगा। धीरे धीरे सब चीज़ें चलेंगी और टीम खेल रही है, अच्छा परिणाम देगी। कब तक क्या माने सर, कब तक पूरी टीम हो जाएगी? 3 मंत्री पद खाली नहीं करेंगे उसको। देखिए, ऐसा है कि अभी जो टीम चल रही है, आगे देखेंगे उसमें कैसे क्या होना है। दायित्व को लेकर कहीं ना कहीं इंतजार है कार्यकर्ता, किस तरह से आप देखते हैं, इंतजार कर रहे हैं? हमारे यहाँ सबकी एक प्रक्रिया निश्चित है, उसी प्रक्रिया के तहत होता है सर। अच्छा सर, क्या कुछ खास आगे का एजेंडा है? लास्ट में आपसे सवाल यही, हम लोगों का यही कि पारदर्शिता से काम हो, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड हो, उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उस दिशा में लगातार रोड मैप बना रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि यूसीसी के बाद में आखिरकार कौन से ऐसे मेजर डिसीजन है जो धामी सरकार लेने जा रही है? नहीं, हम रोड मैप बना रहे हैं, हर क्षेत्र में हमारे रोड मैप बन रहे हैं। पर्यटन का क्षेत्र हो, उद्यान का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा फल उत्पादन का क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र में अभी हमने जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको हमने यहाँ लागू कर दिया है। बाल बाटिकाएँ, तमाम प्रकार के जो कार्यक्रम हैं नई शिक्षा नीति से जुड़े हुए वो भी कर रहे हैं। हर क्षेत्र में हमारा यही है कि हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हमारी योजना बन रही है। जीडीपी बढ़ाने पर भी विशेष हमारा फोकस है। यहाँ औद्योगिकरण हो, यहाँ पर रोजगार धंधे आएँ, पलायन रुके, उन सभी क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पर भी आप बड़े प्रभावी रहे। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार भ्रष्टाचार को लेकर हम लोग पूरी तरह से एक सख्ती से उस पर काम कर रहे हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का मामला आया था, उसमें अभी तक जितने भी लोग अभी सामने आए सबकी गिरफ्तारी हो गई है। जो अभी पीछे हैं उनकी भी गिरफ्तारी होगी, उन पर भी कार्रवाई होगी। एक एक को जो है निकाला जाएगा और ठोस कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद सर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की है। साफ तौर पर भ्रष्टाचार पर जिस तरह से अभी नकेल कसी गई है, चाहे वो पूर्व IAS रामविलास यादव हो या फिर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड आयोग में जिस तरह से परीक्षा भर्ती का जो मामला चल रहा है, उस पर कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं उनकी लगातार गिरफ्तारी की जा रही है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मरमर रावत के साथ विनोद कुमार, ABP गंगा, देहरादून। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में डेटॉल स्कूल हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम की शुरुआत की है। कार्यक्रम में प्रदेश के सभी 13 जिलों के 13,000 स्कूलों को शामिल किया गया है, जिससे प्रदेश के 50 लाख से अधिक बच्चे लाभान्वित होंगे। डेटॉल स्कूल हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम हाइजीन स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम के तहत बच्चों को साफ सफाई और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाएगा। सरकार पूरी तरह से डेटॉल और जो हाइजीन इंडिया जो कार्यक्रम चलाया है, उस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जितने भी नौनिहाल हैं, हमारे स्कूलों के बच्चे हैं, उन सभी को एक तो उनकी दैनिक दिनचर्या में साफ सफाई, अनुशासन और स्वच्छता का महत्व उनको पता लगेगा। साथ साथ जो इनका कार्यक्रम है उससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जहां स्कूलों में छात्रों की अनुपस्थिति कम होगी, उपस्थिति बढ़ेगी, उनके घरों में भी एक अच्छा वातावरण बनेगा। और वही बच्चे जिन्होंने कल आकर भारत के हर क्षेत्रों में काम करना है, कर्णधार हैं, कल के भविष्य हैं, उन सब के अंदर अच्छी आदत आएगी तो निश्चित रूप से देश अच्छी दिशा में जाएगा। हरिद्वार में पंचायत चुनावों में देरी को लेकर सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसके विरोध में सीएम आवास पर उपवास पर बैठने वाले अपने ऐलान को पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत ने वापस ले लिया है। यानी कि हरीश रावत ने 18 अगस्त को होने वाले उपवास को फिलहाल स्थगित कर दिया है। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरीश रावत से अपील की थी कि वो उपवास पर ना बैठे और इस पूरे मामले में बातचीत के लिए हरीश रावत को अपने आवास पर भी बुलाया। सीएम आवास पर बैठक के बाद हरीश रावत ने अपना उपवास स्थगित करने की जानकारी दी है। हरीश रावत ने ये भी कहा है कि इस पूरे मामले में सीएम से विस्तार से बात हुई है और सीएम से मिले सकारात्मक संकेत के बाद उन्होंने उपवास पर ना बैठने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद शिष्टाचारवश मुझसे भेंट करने आए थे, तो मुझे बड़ा अटपटा लग रहा था कि मैं शिष्टाचारवश उनसे भेंट करने आने के बजाय सीधे उपवास पर बैठूं। इसलिए मैंने उनसे मिलने की बात कही और मैं मिला उनसे।
अब स्थिति यह है कि आज यदि कुछ हम करते भी हैं, वहाँ मुख्यमंत्री करते भी हैं कुछ, तो उससे पंचायती चुनाव खिसकने का खतरा हो जाएगा। तो मैं अभी नहीं चाहता, हम चाहते हैं कि हरिद्वार के अंदर अब चुनाव समय पर हो जाए, सरकार जल्दी निर्णय कर ले। मगर मैंने इतना उनसे ज़रूर कहा है कि प्रशासन निष्पक्ष रहे, जितना हो गया यहीं पर बस करें। और चलिए खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए विनोद कुमार संवाददाता इस वक्त सीधा देहरादून से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, देखिए, उपवास का जो निर्णय था वो तो वापस ले लिया है हरीश रावत ने। क्या कुछ सीएम के और हरीश रावत के बीच में बातचीत हुई है और क्या आश्वासन सीएम की तरफ से दिया गया हरीश रावत को? जी देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 18 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर उपवास पर बैठने वाले थे। हालांकि उन्होंने पूरा राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि वो 18 अगस्त को सरकार के खिलाफ और जन विरोधी नीतियां हैं और इसके अलावा हरिद्वार में पंचायत चुनाव की जो लेट लतीफ़ी है उसके अवसर पर वो उपवास पर बैठेंगे और राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री धामी की तरफ से उनको बुलावा गया है और कल देर रात उनके साथ में बातचीत हुई है और एक आश्वासन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिया गया है कि वो जो उनकी डिमांड है, यानी हरिद्वार में जिला पंचायत चुनाव तय समय पर कराए जाएंगे, इस तरीके का आश्वासन मुख्यमंत्री की ओर से दिया भी गया है। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी बता दूं कि जिस तरह से हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर लेट लतीफ़ी हो रही है, माननीय कोर्ट में ये पूरा मसला गया था, जिसके कारण ये लेट लतीफ़ी भी हुई है। हालांकि जो विधानसभा इलेक्शन में हरिद्वार से जो भाजपा के जो प्रत्याशी रहे हैं, जो हार गए हैं, उन्होंने भी खुद माना है कि अगर तय समय पर पंचायत चुनाव हो जाते तो शायद विधानसभा इलेक्शन में परिणाम कुछ और होता, लेकिन लेट लतीफ़ी जरूर हुई है। हरीश रावत का फिलहाल 18 अगस्त का धरना टल गया है और उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री से ये आग्रह किया है कि जो भी प्रशासन हो, यानी जो इलेक्शन में प्रशासन की मिलीभगत रहती है, निष्पक्षता नहीं रहती है, तो पंचायत चुनाव में प्रशासन बिल्कुल निष्पक्षता से चुनाव कराए और इसके अलावा तय समय पर ही पंचायत चुनाव हो। इसी आग्रह को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूर्व सीएम हरीश रावत की मुलाकात हुई है। हालांकि और कई ऐसे राजनीतिक मसलों पर बातचीत हुई है, चाहे उपनल कर्मचारी हों, राजनीतिक कुछ मसले हों, तमाम महत्वपूर्ण मसलों पर को लेकर दोनों ही दिग्गज नेताओं में बातचीत हुई है। लेकिन महत्वपूर्ण यही था कि आखिरकार जिला पंचायत चुनाव में जो चुनाव में देरी हो रही है वो तय समय पर हो, निष्पक्ष हो, तमाम उनकी डिमांड थी। हरीश रावत ने मुलाकात की और एक जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि हरिद्वार में जो जिला पंचायत चुनाव होने हैं वो सितंबर माह में भी हो सकते हैं, इस तरीके की जानकारी ये भी है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि जो जिला पंचायत चुनाव होंगे वो तय समय पर होंगे। हुई है दोनों नेताओं के बीच में और मुलाकात का आश्वासन का कितना असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा, ये भी देखने वाली बात है। विनोद, बहुत धन्यवाद आपका तमाम अपडेट देने के लिए, तमाम बात। आगे बढ़ते हैं। रुड़की से बड़ी खबर है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का तिरंगे पर बयान, फिर से फिसली महेंद्र भट्ट की जुबान। मुझे नहीं लगता कोई तिरंगे का सम्मान कर रहा होगा, महेंद्र भट्ट ने ये कहा है। और महेंद्र भट्ट के तिरंगे पर दिए गए बयान पर पहले भी बवाल हुआ था, ये आप जानते हैं। एक बार फिर से उनकी जुबान फिसली और तिरंगे पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई इसका सम्मान करता होगा, मुझे नहीं लगता है कोई तिरंगे का सम्मान कर रहा होगा, ये महेंद्र भट्ट ने कहा। और जिसके बाद से एक बार फिर से सियासी बवाल शुरू हो गया है। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं। तिरंगे के प्रति सबकी श्रद्धा है और मैं तो मीडिया कर्मियों से आग्रह करूंगा, उनके चैनलों में चलना चाहिए कि अपने तिरंगों और सम्मान पूर्वक अपने घर में रखें। सर, तिरंगे सम्मान की जगह अपमान हो रहा है, कई जगह झंडे गिरे पड़े हैं, उस चीज़ को लेकर सरकार का क्या है? अब हम कह रहे हैं सब विषय में बातचीत हो रही है। असम्मान मैं नहीं मानता कोई कर रहा हो, मैं नहीं। तो महेंद्र भट्ट का बयान आपने सुना, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जबकि महेंद्र भट्ट ने तिरंगे पर कोई विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी उन्होंने हल्द्वानी में तिरंगे पर बयान दिया था, जिसके बाद वे विपक्ष के निशाने पर आ गए थे। अब आपको दोनों बयान सुनवाते हैं। मैंने कहा जिस घर में तिरंगा नहीं होगा उस पर देश विश्वास नहीं कर सकता है। शक किस रूप का होगा? राष्ट्र का अगर तिरंगा लगाने में किसको परेशानी हो सकती है? इस तिरंगे को हाथ में लेकर लोगों ने फांसी की
तख्ती पे लटके हैं। ये तिरंगा आज़ादी के अमृत महोत्सव में बहुत राष्ट्रवाद का प्रतीक के प्रति सबकी श्रद्धा है। और मैं तो मीडिया कर्मियों से आग्रह करूँगा, उनके चैनल में चलना चाहिए कि अपने तिरंगों और सम्मानपूर्वक अपने घर में रखें। सर, तिरंगे सम्मान की जगह मान हो रहा, कई जगह झंडे गिरे पड़े हैं उस चीज़ को लेकर सरकार का क्या है? अब हम कह रहे हैं सब विषय में बातचीत हो रही है। असम्मान मैं नहीं मानता कोई कर रहा होगा, मैं नहीं। और इस बीच हल्द्वानी से खबर है, शहीद लांस नायक चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर आज पहुंचेगा उनके घर। 29 मई 1984 को शहीद हुए थे चंद्रशेखर हरबोला। ऑपरेशन मेघदूत के दौरान बर्फीले तूफान में शहीद हुए थे चंद्रशेखर और 19 कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात थे लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला। मंगलवार को ही शहीद का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से शहीद का पार्थिव शरीर कल नहीं पहुंच सका। और आज खबर यह है कि आज उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंचने वाला है। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ हाईवे पर सफर करना जोखिम भरा है। लगातार गिर रहे मलबे की वजह से राहगीर परेशान हो रहे हैं और जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। केदारनाथ नेशनल हाईवे पर सफर करना जोखिम मोल लेने जैसा है। देखिए हाईवे पर कैसे पहाड़ी से मलबा और बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। मगर सबसे बड़ी परेशानी उन लोगों के लिए है जो यहाँ से आवाजाही कर रहे हैं। तुम लोग हटे पे जुमल में यार, रास्ता बंद होने पर राहगीर घंटों तक फंसे रहते हैं। जब उनका धैर्य जवाब दे जाता है तो वो कोई भी खतरा मोल लेने को तैयार हो जाते हैं। पत्थरों के बीच से अपनी बाइक लेकर गुजर रहे इन राहगीरों को ही देखिए। यहाँ पल पल खतरा है, पत्थर और मलबा कभी भी आकर नीचे गिर सकता है। बावजूद इसके ये लोग आवाजाही कर रहे हैं। बरसात में कच्ची हो चुकी पहाड़ियां इन दिनों बगैर बारिश के ही दरक रही हैं। खासकर केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह बने स्लाइडिंग जोन पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। रोड बंद होने से केदारनाथ यात्रा भी प्रभावित हो रही है और यात्रियों को घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। मगर ऐसी जगह से सफर करना खतरनाक साबित हो सकता है, इसीलिए जरूरी है कि जब भी ऐसी जगह से गुजरें तो चौकन्ने रहें। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, बड़कोट की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बड़कोट के आराकोट इलाके में खस्ताहाल सड़क की वजह से ग्रामीणों को आवाजाही में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों की हालत ऐसी है जिस वजह से लोग बेहद परेशान हैं। सबकी फसल तैयार है मगर उसे मंडी तक पहुंचाने के लिए रास्ते बंद पड़े हुए हैं। किसान बेहद निराश हैं मगर अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। ये तस्वीर उत्तरकाशी जिले के मोरी तहसील की है। आराकोट बनगान इलाके के लोग पथरीले रास्तों से आवाजाही कर रहे हैं। आराकोट चिनवा मोटर मार्ग पर कई जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, जिससे मार्ग खस्ताहाल हो चुका है। ऐसे में इस रोड से सफर करना बड़ी चुनौती है, मगर मजबूरी ऐसी कि लोगों को इसी बदहाल सड़क से सफर करना पड़ता है। 3-4 दिन से ऐसे ही रास्ते में हम सब क्षेत्रवासी सफर करने को मजबूर है। इस क्षेत्र में पूर्व में भी 18 अगस्त 2019 को भीषण आपदा आई थी और वर्तमान में इस समय पूरे वही स्थिति बनी है। नदी उफान पर है, सारी मोटर रोडें पूरी तरह ध्वस्त है, विद्युत व्यवस्था चौपट है, फोन सुविधाएं ध्वस्त है, पूरी स्थिति खत्म है और इस क्षेत्र की कोई छूट लेने वाला नहीं है। आराकोट क्षेत्र सेब के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इन दिनों सेब तैयार है मगर सड़क बंद है, जिस वजह से सेब को मंडी तक पहुंचाने का संकट भी है। करीबन 10 जगह रोड बंद पड़ी है और जो विभाग है बहुत लापरवाही कर रहे हैं। आजकल सेब पता ही है सबको, सेब सड़ रहा है आजकल। अभी करीबन मेरी पिकअप लोड हो रही है, वहाँ पे चिवा में फंसी पड़ी है।
चीवा में रोड बंद है, जागता बंद है, यहाँ बंद है, ऊपर ढगुली माकोड़ी वाली रोड बंद है, और वहाँ मोल्डी में रोड बंद है। विभाग अभी तक कुछ कर नहीं रहा, और जिससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आजकल सेब का मामला है, सेब थोड़ा रुक गए तो रात दिन मंडी डाउन हो रही नीचे। कॉन्ट्रैक्टर के जो है ये आपदा के लिए इसको निर्देशित किया जाए कि भाई आपदा के समय बिल्कुल कहीं भी रोड जो है बाधित ना हो, क्योंकि हमारा सेब की लाइफ ही 24 घंटे की होती है। अगर 24 घंटे के अंदर सेब जो है समय से नहीं पहुंच पाया तो वो फिर गोबर हो जाता है। फिर आप जानते हैं कि काश्तकार तो भूखे मर जाएगा इस बात। वो पूरी साल भर मेहनत करता है, उसका पूरा परिवार लग जाता है मेहनत में, और अंत में अगर उसका रिजल्ट 0 होगा तो फिर क्या होगा। 18 अगस्त 2019 को आराकोट बनगान क्षेत्र में कुदरत का कहर बरपा था। बारिश से नदी उफान पर आ गई थी, जिससे क्षेत्र के कई गांवों की सड़कें ध्वस्त हो गई थी। तब से लेकर आज तक इन सड़कों की मरम्मत नहीं हो पाई है। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट। इधर पौड़ी जिले के पैठानी थाना पुलिस थाने के दारोगा और पुलिसकर्मी पर आरोप है। एक शख्स ने पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो शख्स नशे की हालत में था और उसने चेकिंग के दौरान अपनी गाड़ी को पुलिसकर्मियों के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की थी। तो खाकी पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। अब पुलिस पर जो आरोप लगे हैं, पुलिस उसको नकार रही है, इनकार कर रही है। तो इसको पकड़ के थाने लाया गया और इसकी गाड़ी सीज की गई, इसका मेडिकल कराया गया, इसके विरुद्ध सारी वैधानिक कार्रवाई की गई है। मारपीट का अभी तक तो कोई ऐसा साक्ष्य सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी चूंकि पुलिस महानिदेशक महोदय ने इसमें सीओ ऑपरेशन विभव सैनी को जांच के लिए नामित किया है, तो जो अभी पैठानी गए हुए हैं और उसके बाद जांच करके जो भी तथ्य आएंगे वो बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं। पूरा देश अभी तक आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन लोगों की आफत कम नहीं हुई है। बिल्कुल, तो देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर अभी भी लोगों के साथ मजाक किया जाता है। जब सरकारी अस्पताल में मरीजों को भर्ती ना किया जाए तो आप व्यवस्थाओं का अंदाजा लगा सकते हैं। एक महिला नीचे पड़ी है और उसका परिवार टेंशन में है। बाराबंकी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला अस्पताल के गेट पर ही तड़पती रही और बच्चे को जन्म दे दिया। लापरवाही का ये मामला बाराबंकी के देवा कस्बे में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां कई तरह की जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए महिला को अस्पताल में भर्ती किया ही नहीं गया। बेशर्मी ऐसी कि बिना एम्बुलेंस मुहैया कराए महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन अस्पताल के गेट तक पहुंचते ही महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। वो बोल रहे थे कि खून जांचिंग दिखाओ, तब एडमिट करेंगे। हाँ, तब एडमिट करेंगे। तो तुमको एम्बुलेंस नहीं दी? नहीं, यही कह रहे थे कि बारी थी लेकर चले जाइए। डॉक्टरों की ये लापरवाही महिला की जान पर भारी पड़ सकती थी, क्योंकि बच्चे के जन्म न होने तक अस्पताल में उसकी सुध नहीं ली गई थी और बच्चे के जन्म के बाद फिर आनन फानन में जच्चा बच्चा को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। जांच वाला कागज दिखाइए, अल्ट्रासाउंड दिखाइए, तो हम लोग बोले अल्ट्रासाउंड नहीं हम लोग के पास, तो वो कह रहे हैं कि बाराबंकी लेकर जाओ। तो निकाल के बाहर कर दिए, तो हम लोग उधर लेकर गए, तो बस वहीं पे बच्चा पैदा हो गया। आरोप है कि महिला के पास जांच रिपोर्ट ना होने की वजह से अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। अल्ट्रासाउंड और ब्लड सैंपल की रिपोर्ट ना देने पर जिम्मेदारों ने जच्चा बच्चा की जिंदगी खतरे में डाल दी थी। सारा सच कैमरे में कैद होने के बाद अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। कार्रवाई भी की जा रही है और उसके लिए उनसे रिपोर्ट भी मांगी गई है। बहरहाल उसके तत्काल बाद जो है प्रसूता को वहाँ पे भर्ती कर लिया गया और जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है। कार्रवाई कब और किस पर होगी ये देखने वाली बात है, लेकिन ऐसी तस्वीरें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के दावों पर कलंक लगाती हैं कि कैसे अपनी तकलीफों को लेकर अस्पताल जाने वाले मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। एबीपी गंगा के लिए बाराबंकी से सतीश कश्यप की रिपोर्ट। और चलिए गंगा सवेरा में फिलहाल इतना ही।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।